नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। नागालैंड में सेना की फायरिंग में 13 नागरिकों की मौत से तनाव बरकरार है। हालांकि इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है, जो 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन विपक्षी दल इस घटना को लेकर केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। संसद में भी इस घटना को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। नागालैंड में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 13 लोगों की मौत का मामला संसद के दोनों सदनों में बार बार गूंजा। लोकसभा से राज्यसभा तक विपक्षी सांसदों ने सरकार पर तीखे सवाल दागे। सांसदों ने मारे गए लोगों के लिए इंसाफ की मांग की, जमकर नारेबाजी भी की। अगर इस पर बहस नहीं चाहते हैं तो एसटीडी पर बहस के लिए आपको हम नाम पुकारें। संसद के दोनों सदनों में हुए हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड की घटना पर बयान दिया। शाह ने कहा कि इलाके में संदिग्ध विद्रोहियों की आवाजाही की आशंका में यह फायरिंग हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। भारतीय सेना को नागालैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी केंद्रीय गृह मंत्री ने नागालैंड की फायरिंग पर बयान दिया, लेकिन गृह मंत्री का बयान शुरू होने के बाद भी विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस निदेशक से संपर्क किया गया और कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को भी कोहिमा भेजा गया। ये एक्चुअल मर्डर है। इसमें कितने लोगों को कॉम्पेंसेशन दिए, क्या राज्य सरकार के ओर से कितना दिए और केंद्र सरकार से ओर से कितना दिए, ये भी हम पूछना चाहते थे, लेकिन हमको मौका नहीं दिया गया और सिर्फ अपनी बात उन्होंने कहकर और उसमें उन्होंने आखिरी पैरा में ये भी कहा कि गवर्नमेंट रिग्रेट्स। भाई रिग्रेट इसका मतलब क्या है? तो गलती आपने की, ऐसा हो गया। आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी डिपार्टमेंट, आपके लोग इन्फॉर्मेंट्स क्या कर रहे थे और दूसरे लोग जो आपको अलग ढंग से इन्फॉर्मेशन देते हैं होम मिनिस्ट्री को, वो क्या कर रहे थे? तो ये चीजें तो आपको मालूम होना चाहिए ना। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहने की वजह से सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नाम पुकारा कि आप अपनी सीट पर जहां वेल में खड़े ना हो। नागालैंड के मोन जिले में शनिवार रात गश्त लगा रही सेना की एक टुकड़ी ने काम खत्म कर घर लौट रहे लोगों पर गोलियां चला दी थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से नाराज स्थानीय लोगों की सेना के साथ झड़प हुई, जिसमें 7 और आम नागरिकों और सेना के एक जवान की मौत हो गई। इलाके में अब भी तनाव बरकरार है, लेकिन सरकार का दावा है कि हिंसा अब पूरी तरह से थम चुकी है। इधर विपक्षी नेता लगातार सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं, घटना के दूरगामी नतीजे होने की आशंका जता रहे हैं। परिवारों को आर्थिक मुआवजा की ऐलान करे। कम से कम ये लोग ये तो सोचे कि सरकार
हम पे इनका जो रवैया है इसमें सरकार हमारे साथ है, हमें मदद करना चाहते हैं। 2015 साल 2021 खत्म होते जा रहे हैं, वो शांति करार की नतीजा क्या निकला मुझे पता नहीं। अगर कुछ हुआ करते थे तो नागालैंड की हालत इस तरीके की नहीं बन पाते। तो ये सरकार की भाषण तो बहुत होते हैं, ऐलान तो बहुत करते हैं, लेकिन असलियत में धरातल पे हम जो देख रहे हैं उसमें हमें बड़ा चिंता बढ़ रहे हैं। 4 दिसंबर को जो दर्दनाक वाकया हुआ मोन जिले में नागालैंड में, हमारी ये मांग है कि उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, न्याय का सबसे पहला जो बुनियादी असूल है कि न्याय होना भी चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार ये दर्शाए कि वो पूरा न्याय लोगों के साथ करेगी, नहीं तो ऐसी जो घटनाएं हैं उनके बहुत दूरगामी परिणाम रहते हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई आम लोगों के मारे जाने की घटना के विरोध में लोग शांतिपूर्ण तरीके से अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंडल लाइट जला करके इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में मोन जिले के तिजित पुलिस थाने में 21वीं पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें हत्या की धारा भी लगाई गई है। FIR में कहा गया है कि सुरक्षा बलों का इरादा आम लोगों को मारना और घायल करना था। राज्य सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी है, तो वहीं केंद्र सरकार से भी पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। घटना की जांच के लिए SIT का गठन हो गया है, जो कि 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंप देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी के चुनावी चौसर में नेताओं के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने आज अखिलेश यादव के गढ़ में ही अखिलेश यादव पर हमला बोला। CM ने समाजवादी पार्टी के झंडे को गुंडागर्दी का प्रतीक बताया। आपने कल देखा होगा, समाजवादी पार्टी का एक विधायक, अभी सत्ता तो दूर है, कोसों दूर है, लेकिन अभी से गुंडागर्दी सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। 11वीं सदी में जिन्होंने एक विदेशी आक्रांता को 2022 में यूपी में फिर से कमल खिलाने को बेताब CM योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में ही समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। आजमगढ़ को आतंक गढ़ बनाने का इल्जाम भी चस्पा कर दिया। आजमगढ़ के एयरपोर्ट, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंक का गढ़ बन गया था। यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हो गया था। वे देश के अंदर कहीं जाते थे, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था, होटल में पैसा देने के बावजूद भी। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ को इस आतंक के कलंक से मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। रविवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कोरोना काल की याद दिलाते हुए योगी आदित्यनाथ पर तंज कसे थे और आजमगढ़ में CM योगी ने उसका हिसाब भी बराबर कर दिया। पढ़ा होगा कि योगी जी 24 घंटे में हो सकता 24 घंटे काम करते हो। हमें कोई शक नहीं इस बात पर, हमें कोई शक नहीं है। हम ईमानदारी से मानते हैं कि वो 24 घंटे काम करते होंगे, और अगर 24 घंटे काम करते हैं तभी तो इतनी बेरोजगारी है, तभी तो हमारे किसान वहां आंदोलन धरने में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हालचाल ले रहे थे, पदाधिकारी सेवा के कार्य से जुटे हुए थे, लेकिन आजमगढ़ के सांसद नदारद थे, वे गायब थे, उनका कहीं पता ही नहीं था, उनका पता ही नहीं था। एक बार तो मैंने पूछा, भाई सभी सांसदों का हालचाल लिया जा रहा, वो है कहां? तो पता लगा कि इंग्लैंड गए हैं। दूसरी बार मालूम क्या कहां है, तो पता लगा ऑस्ट्रेलिया गए हैं। आजमगढ़ के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाने के लिए तो उन्हें नहीं चुना था। मंगलवार को यूपी के चुनावी चौसर में दिग्गजों की रैलियां होनी है। PM मोदी गोरखपुर को 10,000 करोड़ की सौगात देंगे, जिसमें एम्स का उद्घाटन भी शामिल है। विपक्ष की बात करें तो मेरठ में पहली बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी एक मंच से गरजेंगे।
पहली बार है कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले एक राजनीतिक मंच हम लोग साझा करेंगे। और सभाएं तो बड़ी बड़ी हो ही रही हैं, पंचायतें बड़ी बड़ी हमने की, लोगों में बहुत उत्साह है, लोग देखना चाहते हैं एक बेहतर विकल्प। जो आज मौजूदा हालात हैं, डबल इंजन की फेल सरकार है, उसके विरोध भी है लोगों के बीच में। और लोग चाहते हैं कि जो लोकदल की भूमिका रही, लोग चाहते हैं कि पुराने रंग में हम लोग भी आए। यहां हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए नॉन स्टॉप 9। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। बिहार बीजेपी नेतृत्व विहीन है। बिहार सरकार में शामिल बीजेपी कोटा के ज्यादातर मंत्री भ्रष्ट हैं और रिश्वत लेते हैं। ये कोई और नहीं कह रहा, कोई विपक्षी नेता नहीं कह रहा, बल्कि बीजेपी का ही एक विधायक कह रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। लीडरशिप नहीं है बिहार में। कोई है लीडर? आपको दिखता है कोई लीडर बिहार में? कैलाशपति मिश्रा थे, सुशील मोदी थे, उसके बाद कोई लीडर दिखता है जिसकी बात लोग सुने, जिसका लोग वैल्यू दे, ये करे? प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी इस पार्टी से दूसरे पार्टी से आए हैं, कोई ग्राउंड लेवल का बीजेपी का तो है नहीं। वो तो आरजेडी से चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गया था वहाँ, उसके बाद बीजेपी में आए तो या चुनाव लड़े और बिना कोई योगदान का बीजेपी भी सब कुछ दे दिया। बिहार बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कोटे के मंत्रियों को भ्रष्टाचारी बताने वाले ज्ञानू ने संगठन और नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। यहां तक कह डाला कि लोग पूरी बीजेपी से ही नाराज हो चले हैं। मंत्रिमंडल में भी कैसे कैसे लोग आए, कितना भाजपा का भी दुर्गति करवाया मंत्री और सरकार का भी दुर्गति करवाया। तो वो सिपाही से लड़के और कैबिनेट मिनिस्टर हाउस में आज़ादी के बाद पहली बार हो गया। इस तरह से नौसिखिया पॉलिटिशियन तो ग्राउंड लेवल के पॉलिटिशियन है नहीं। तो आधा हमको लगता है कि मैक्सिमम बीजेपी में मेजॉरिटी वैसे ही लोग आ गए हैं, चाहे बिजनेस व्यापार के है, ठेका पट्टा वाले आदमी है, क्रिमिनल बैकग्राउंड के, जिन पर कई केसेज उस तरह के लोग हैं। उस तरह के लोग क्या शासन चलाएंगे, क्या सुनेगा कोई? बीजेपी नेताओं पर हमलावर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू नीतीश कुमार की तारीफ करने से भी नहीं चूके। सवाल है कि ज्ञानू किसके इशारे पर बीजेपी को नीचा दिखाने पर तुले हैं, क्योंकि कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे ज्ञानू 2015 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अलविदा कहकर ही बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि जेडीयू इसे बीजेपी का आंतरिक मामला बता रही है, जबकि बीजेपी ज्ञानू के खिलाफ सख्त एक्शन का संकेत दे रही है। इधर विपक्षी आरजेडी सत्ता के जातीय समीकरण का जिक्र करके ज्ञानू पर सहानुभूति उड़ेल रही है। ज्ञानू जी क्या बोल रहे हैं, इससे जनता दल यूनाइटेड को कोई दूर दूर तक का सरोकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और उनका अंदरूनी मामला है, उनका नेतृत्व देखेगा। ये पार्टी नेतृत्व का मामला है। पार्टी नेतृत्व उनके बयानों पर गंभीरता पूर्वक जो भी निर्णय लेना होगा, कार्रवाई करनी होगी, वो पार्टी नेतृत्व तय करेगी। ज्ञानू जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के करीबी हैं, ये सबको पता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इशारे पर ही वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार के आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार लगा रहे हैं, अब वो बीजेपी के माननीय विधायक ही इस पर मुहर लगा रहे हैं। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार भले बाहर से एकजुट दिखे, लेकिन भीतर खाने काफी कुछ पक रहा है। ज्ञानू का बयान प्रेशर कुकर की सीटी की तरह लग रहा है। किसी जमाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू अब बीजेपी के विधायक हैं और अपनी ही पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। आखिरकार सवाल यह उठता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि यह सियासत है, इसमें जो दिखता है वह होता नहीं है और जो होता है वह दिखता नहीं है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रूस का सहयोग मिला है, रक्षा क्षेत्र में पहले से ही सहयोग मिल रहा है और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होती जा रही है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।